जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लाइन में, जो कि आज हम लोग बिहार एसआई का जो 1275 का एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं। बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक जो रोशन आनंद सर द्वारा लिखा गया है उससे। अगर इससे का पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1275 का जो 23/12/2023 का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है उसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ए में दिया गया है बैंकॉक, बी में दिया गया है जकार्ता और सी में दिया गया है नई दिल्ली और डी में दिया गया है कुआलालंपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। कहाँ? मलेशिया में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग ए मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडियन इकोनॉमी रिलेशंस फॉर एम स्ट्रेटेजिक बिजनेस से पार्टनरशिप था। देखिए आसियान, यहाँ पर आसियान लिखा गया है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एक क्षेत्रीय संगठन है जिनका गठन 1667 में बैंकॉक के घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, मतलब साथ किया गया। चलिए आगे दिया गया है 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया। उसके बाद तथा आदर्श वाक्य मतलब वन विजन, वन आइडेंटिटी व वन कम्युनिटी है। देखिए आसियान के संस्थापक देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। अब पूछेगा आसियान के संस्थापक देश कौन है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड है। और आसियान के 10 सदस्य है, मतलब आसियान के 10 सदस्य देश है। देखिए इसे देखते हैं कौन कौन है। ये में देगा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो ए में दिया गया है 60, बी में दिया गया है 240 और सी में दिया गया है 360 और डी में दिया गया है 500। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 मतलब 500 निर्धारित है और न्यूनतम की बात करें तो 60 है। ठीक है। भारतीय अनुच्छेद के 170 में आर्टिकल 170 में अनुसार मतलब दिया गया है विधानसभा की मतलब अधिकतम संख्या मतलब अधिकतर संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अनुच्छेद 170 में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। डी ऑप्शन, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, दिया गया है। देखिए नीचे दिया गया है अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया उदाहरण, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में बात करें तो 40 है, संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली में 70 है और पुदुचेरी में बात करें तो 30 है। विधानसभा सदस्य है, क्या है? विधानसभा सदस्य है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉइंट का, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है तथा विधानसभा के सत्रवासन के आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। विधानसभा के सत्रवासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। चलिए
आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मतलब होती है। ए में दिया गया है राज्यसभा के प्रति, बी में दिया गया है लोकसभा के प्रति, और सी में दिया गया है राष्ट्रपति के प्रति, और डी में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि लोकसभा के प्रति होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखिए यहाँ पर डील किया गया है, बी में बताया गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, जिसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। चलिए आगे देखते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75 के 2 में व्यक्ति उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर हटा सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के 3 श्रेणी होती है। एक में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उनके कार्य करने हेतु सलाह देती है। आर्टिकल 74 में है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ए में दिया गया है एनएनपी फैक्टर कोस्ट, बी में दिया गया है एनएनपी मार्क प्राइस, और दिया गया है सी में जीडीपी फैक्टर कोस्ट, और डी में दिया गया है जीडीपी एमपी दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनएनपी फैक्टर कोस्ट होगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कोस्ट के बराबर होती है। यानी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य फैक्टर कोस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। क्या होती है? निकलती है। भाई तुम क्यों निकलती है? जबकि परिचालन साहित्य को जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय आय बराबर न्यूनतम राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष प्लस से सहायकारिक होता है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए ए में दिया गया है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में महान्यायवादी, और डी में दिया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक। देखिए संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक शामिल नहीं है। बात करते हैं तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी शामिल है। अगर बात करते हैं इसे संघीय कार्यपालिका को, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है संघीय कार्यपालिका। अगर बात करते हैं भारत के महान्यायवादी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। अब बात करते हैं चलिए इसे
पढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक शामिल नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायाधीश से मिलकर होता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ कार्यपालिका का वर्णन है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए आगे देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद में निहित होती हैं। देखिए आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है 52 दिया गया है कि मध्य से राष्ट्रपति के पद का प्रदान किया गया है। आर्टिकल 53 क्या कह रहा है के तहत भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपनी अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 का 1 दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रदान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायाधीश प्रदान किया गया है। आर्टिकल 76 में आगे है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश की नियुक्ति होती है। पूछता है राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति होती है, तो महान्यायाधीश की नियुक्ति होती है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पर पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी योग्यता रखता है। महान्यायाधीश भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 के लेकर 151 तक है। चलिए उसके बाद यह लोक वित्त का संरक्षण एवं लेखक परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रण करता है। क्या महान्यायाधीश। चलिए उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ए में दिया गया विद्युत मंत्रालय, बी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी में दिया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी में दिया गया विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ई-सार्स ऐप लॉन्च किया है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। ई-सार्स ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। तब तक के लिए ये इतने तक यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए अच्छा।